नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के 5वें एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत डाइवर्स है। इसमें हर साल रैपिड एक्सपेंशन विटनेस किया जाता है। मौजूदा फाइनेंशियल सर्विसेज तो ग्रो कर ही रही हैं, साथ ही मार्केट में बहुत सारी नई एंटिटीज भी एंटर कर रही हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में हमारे साथ देवेश मिश्रा जी जुड़े हैं, जिन्हें लगभग 30 साल से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में। सर 1983 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर रह चुके हैं। एसबीआई में 12 साल कार्यरत थे। पिछले 20 सालों से एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़े हैं और अभी नेशनल हेड की कैपेसिटी में लीड कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल मैं ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विस की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैडम, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। एमसीसी नेशनल करियर सर्विस इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के मुख्य अतिथि जो हमारे हैं, जो आज आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे, वो है देवेश जी। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी जॉब सीकर ज्वाइन किए हुए हैं, वो आपके इस प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा एमसीसी है, देश भर में हमारे करीब 400 एमसीसीज हैं जो कार्यरत हैं। उसमें हमारे यंग प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, जो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जॉब सीकर हैं उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बता सकें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकें, एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट कर सकें, और जो भी कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिव्य जी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि ये जो सर्विसेज है हमारी सारी की सारी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो, चाहे कैरियर गाइडेंस रिलेटेड, सभी की सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चा चाहे वो इस सर्विस का लाभ उठा सकता है। न केवल आज के इस एपिसोड को ज्वाइन करके, बल्कि हम इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पर डालेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी लाभार्थी हैं वो अपने समय के अकॉर्डिंग आपको सुन सकें, देख सकें और अपनी जो कैरियर डिमांड को पूरा कर सकें। थैंक यू। ओवर टू यू दिवेश जी। प्लीज थैंक यू। हमारे जितने भी लोग हैं उनको बताएं कि किस तरह से बैंकिंग में वो अपना कैरियर बना सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, जी मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बच्चों से मुखातिब हो सकूं, उनके सामने जो मैंने सीखा है 35 साल में बैंकिंग में, प्लस लास्ट 5 सालों में जो मेरा अपना स्टार्टअप है जिसमें हम अपने 15,000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाते हैं, उन सबकी ओर से मैं स्वागत करता हूं इन बच्चों का जो इस समय यहाँ पे हम लोगों को सुन रहे हैं। तो आई होप कि मैं दिखाई भी दे रहा हूँ ढंग से और मैं ढंग से सुनाई भी दे रहा हूँ। एम आई राइट आकांक्षा? एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 परफेक्ट। परफेक्ट। या ओके, तो अब मेरा जो ये एड्रेस है वो किन किन लोगों को है? ये उन बच्चों को है जो इस समय यहाँ पे जुड़े हुए हैं और काफी संख्या में और बढ़ते भी जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा इसलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि शायद उसके मन में कहीं एक थोड़ी सी गाइडेंस लेने की इच्छा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे समाज में सब कुछ मिल जाता है, पैसा भी है हमारे समाज में, हर हर तरह की एक भौतिक सुविधा है। एक मटेरियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो अगर हमारे पास पैसा हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं मिलती आजकल और वो है प्रॉपर गाइडेंस। तो इवन सिविल सर्वेंट्स के, डॉक्टर्स के, बड़े लॉयर्स के, हर किसी के बच्चे स्पेशली जब वो टीनेज क्रॉस कर जाते हैं तो उनको जो गाइडेंस चाहिए होती है अपने करियर के लिए वो उनको मिल नहीं पाती। बहुत से कम बच्चों को वो गाइडेंस मिल पाती है और कई बच्चों को तो प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद भी गाइडेंस नहीं मिल पाती कि इसके बाद कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, कौन सा एरिया ज्वाइन करें। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो यहाँ पे 70, 75 या 100 बच्चे होंगे उनको मैं वो गाइडेंस दे सकूं जिसके लिए वो इधर उधर देखते हैं और वो उनको मिल नहीं पाती। बल्कि इस माध्यम से मैं आपसे ये भी कह रहा हूं मैम
कि अगर फ्यूचर में भी वो बच्चे जुड़ना चाहें, वो बच्चे चाहें कि हम उनको गाइडेंस दें, तो मैं फ्यूचर में भी अवेलेबल रहूंगा इस बैच में जो सुन रहे हैं मुझे, उन बच्चों के लिए। और जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं उनको विदाउट एनी प्राइड एंड प्रीजुडिस गाइडेंस दूंगा। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी छोटी सी बात है एक, कि when I was 22 years old, that time I was selected for State Bank Probationary Officers exam, और उस समय भी स्टेट बैंक पीओ उतना ही टफ हुआ करता था जितना आज होता है। उस समय भारत की जनसंख्या आज से कम थी, 1983 बैच का मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, तो तब 6 लाख बच्चे देते थे ये एग्जाम। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो आज 10 लाख बच्चे देते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। टफ वही था, उतना ही टफ था, इंटरव्यू भी बहुत टफ था, मेन एग्जाम भी बहुत टफ था। तो आप लोग सोचते होंगे कैसे 22 साल में शायद कोई इनको लॉटरी लग गई होगी, या इनको कोई मैजिक वॉन्ड होगा घुमाया और लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम पहली बात तो आज का जो मूल मंत्र है उसको आप ये लेके चलिए कि हार्ड वर्क के बिना कोई गुजारा नहीं है कहीं पे भी। मैं क्या, मुझसे पहले की जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन और आपके आने वाली जनरेशन भी यही कहेगी कि सक्सेस पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, हार्ड वर्क। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जो सक्सेसफुल हैं तो वो कहेंगे हार्ड वर्क। आपने दादाजी से पूछेंगे, वो भी यही कहेंगे कि बेटा हार्ड वर्क किया तब आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो पहला तो एक मंत्र आज आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। अगर आपके सामने कोई डायरी है या आप कोई बुक लेके बैठे हैं तो पेन रखिए हाथ में, और मैं जो 2-4 चीजें बता रहा हूं उनको नोट करिए। पहला मंत्र ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके, तो उसकी वजह ये थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकल गया, क्योंकि मैं 17 इयर्स का जब था तो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसमें मैं रिटर्न में सेलेक्ट हो गया था। इंटरव्यू में नहीं हुआ था, लेकिन रिटर्न में सेलेक्ट होने के लिए जो मेहनत मुझे करनी पड़ी थी 14-15 साल की उम्र से, वो मुझे स्टेट बैंक पीओ में उसका फल मिला। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो एनडीए में नहीं निकला, लेकिन उस से बहुत सारे कंपटीशन में निकला। तो पहली बात तो है कि मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण बैठा हुआ हूं, जिसको कहेंगे कि ठीक है मैं कोई जीनियस नहीं था, लेकिन जो मेरे अंदर माइंड में कमी थी वो मैंने अपनी मेहनत से पूरी की। तो पहली चीज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने बैंकिंग ज्वाइन की थी उस समय बैंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर माना मैं इतने साल 83 से अब तक मैं इस प्लेनेट से कहीं बाहर चला जाता, अर्थ से, लेट से मून पे चला जाता या मार्स पे चला जाता, और अब वापस आता 2023 में, तो मैं पहचान नहीं सकता था कि बैंकिंग कितनी बदल गई है। शायद मैं कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, आज सारी बैंकिंग कंप्यूटर्स पे होती है। पहले हर मैनेजर को रोज अपनी बुक्स बैलेंस करनी होती थी, आज ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अगर आप आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो कल बैंकिंग में कुछ और परिवर्तन होते हुए आप देखेंगे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं कि क्या आपने 3 साल पहले कभी कोई पेमेंट किया था यूपीआई के थ्रू? क्या आपके फोन में जीपे था, अमेजॉन पे था, फोन पे था? कुछ भी ऐसा नहीं था आपके फोन में। ठीक है, आप बैंक के एटीएम के पास ही लाइन लगाए खड़े रहते हैं। आज बैंक्स के एटीएम सुनसान है। वो शोले का डायलॉग याद आ जाता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं आप अपने गूगल पे से पे कर देते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन चाहिए होता है, ना कैश चाहिए होता है। और अगर कहीं पे कोई चीज परचेज करनी हो, जीपे नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन है वहां पे। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग में इतना परिवर्तन आया है। तो अगर बैंकिंग में इतना परिवर्तन आया तो उसके पीछे वजह क्या है? तो चलिए हम आज ये जानेंगे कि बैंकिंग में किस तरह के करियर्स आपको आज की डेट में मिलेंगे और कल मिलेंगे। हम फ्यूचर की और फ्यूचर के आगे की बात करेंगे। आज आपको हम इस 1 घंटे में फ्यूचर रेडी करके जाएंगे। हम पास्ट की अब कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए हैं। तो 2 तरह के आपके पास नौकरियों के साधन है इस समय। एक है कंपटीशन, ऑल इंडिया कंपटीशन करिए। दूसरा है अपने आप में कोई ऐसी स्किल डेवलप करिए जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकें। तो 2 चीजें हो गई यहां पे। कंपटीशन के लिए तैयारी करना भी एक स्किल है,
और प्राइवेट सेक्टर में वहां पे जाके इंटरव्यू में बैठना और ये कहना कि मेरे जैसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक स्किल है। तो कहने का मतलब वही हुआ कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपके लिए जॉब आएगा कहां से। और हमें जो कॉलेजेस की डिग्रीज देते हैं, प्लेन डिग्रीज, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीएस, ये जो डिग्रीज हैं ये हमें जॉब के लिए कोई स्किल देती नहीं। और तो और हमें कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं सिखाती हैं, और तो और हमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं सिखाती। तो फिर आप ये सोचिए कि कंपटीशन की भावना अगर आपके अंदर नहीं है, आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ नहीं सकते, क्वांट नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं कर सकते, जनरल अवेयरनेस नहीं कर सकते, तो पब्लिक सेक्टर तो आपके हाथ से गया। आपने कहा ठीक है प्राइवेट सेक्टर में करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी फॉर एनी एंड एवरी जॉब यू विल रिक्वायर टू हैव ए स्किल। तो मामला स्किल पे आके ठहर जाता है। तो अब चलिए दो भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए। इसमें हम शुरू करेंगे इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम से। सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है इंडिया का? बैंकिंग का। मेरे ख्याल से वो बैंकिंग का ही नहीं, वो इंडिया का वैसे भी सबसे बड़ा एग्जाम है। दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप बी। ओके, तो ग्रेड बी जो है आपका, तो ये ग्रेड बी का जो एग्जाम है, इसमें जो सैलरी है दैट इज अराउंड 2,30,000 रुपीज पर मंथ, लगभग 30 लाख रुपए साल का पैकेज है। और हमारी अपनी इंस्टीट्यूट के जो मैं स्टार्टअप चलाता हूं उसके भी 2 बच्चे इसमें निकल चुके हैं, हमारे द्वारा गाइड किए हुए। मैं ये नहीं कहूंगा हमने उनको फुल टाइम यहाँ पे बिठा के गाइड किया था, लेकिन यस हमने उनको गाइडेंस प्रोवाइड की थी। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि क्या अगर कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट आपको इतनी बड़ी सैलरी दे रहा है, 30 लाख की सैलरी दे रहा है, घर दे रहा है एकदम मुंबई में जहां से मैं बोल रहा हूँ, सी फेसिंग फ्लैट दे रहा है आपको, ड्राइवर दे रहा है, कार दे रहा है, केबिन दे रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में, तो इसका मतलब है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कंपटीशन कौन लोग पास करते हैं? वो कंपटीशन आपके जैसे बच्चे ही करते हैं। तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। तो अब आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करें। इसमें आकांक्षा मैडम को मैंने एक वीडियो भेजा था, अगर उनके डेटा, आपके डेटा उनके पास हैं तो अब मेरा एक वीडियो जो यूट्यूब पे भी काफी पॉपुलर है, वो अगर आपको भेजेंगी तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि पब्लिक सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कैसे करते हैं। उनका पैटर्न एक जैसा ही होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 3 चीजें होती है, क्वांट होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है। 1 घंटे का एग्जाम होता है। जब आप फिल्टर आउट होके सेलेक्ट होके ऊपर आ जाते हैं तो मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम के थोड़े से पैटर्न्स अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी होता है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी होता है। कई जगह एक ही पेपर होता है, कई जगह 2 पेपर्स भी होते हैं। अब मैं इस पे भी आऊंगा कि कहाँ पे एक होता है, कहाँ पे 2 होते हैं। जब ये आप मेन कर लेते हैं तो उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे भी 2 तरह की चीजें होती हैं। कई जगहों पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है, कहीं पे सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है। इन दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं पे भी नहीं जोड़े जाते, मेन के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं। फिर जो मेरिट आती है उसमें आपका सिलेक्शन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज भी होती हैं, तो जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो आप मिला लीजिए और अपने आप को देखिए कि किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ आते हैं, उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। अब आ जाता है रिजर्व बैंक ग्रेड बी के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। ये करीब 2000 वैकेंसीज होती हैं। आरबीआई ग्रेड बी में करीब 230-240 वैकेंसीज होती हैं। इसमें उसकी 10 गुना होती हैं, 2000 वैकेंसीज होती हैं, 10 से 15 लाख के बीच में बच्चे अपियर होते हैं। और प्रीलिम्स में कोई 20 से 25 हजार बच्चे पास करते हैं और फिर मेन में 5 से 6 हजार बच्चों में से फिर ये 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाते हैं। यहाँ पे सैलरी 70,000 के आसपास होती है, बट इट्स ए वंडरफुल करियर। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में आप डिप्यूटी गवर्नर तक जा सकते हैं। ओके, सिर्फ गवर्नर की ही पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से भरती है और उसमें ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, ये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोबेशनरी ऑफिसर रूट से ही आता है ऊपर। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्जाम जो होता है वो बाकी के नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बाकी के 11 बैंक्स हैं, तो इन लोगों का जो होता है वो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, आईबीपीएस कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस के थ्रू आते हैं, लेकिन सेम पैटर्न होता है, प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू, सबका एक ही पैटर्न है। तो कहने का मतलब है आपके लिए बड़ा आसान है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको अपनी सक्सेस चाहिए तो आप क्या शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? सर्टेनली आपको चाहिए कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की तैयारी करें, क्योंकि जब आप अपने लिए बहुत बड़ी लकीर खींच देंगे तो फिर अगर माना उसमें नहीं हुए तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईबीपीएस के लिए हो जाएंगे। और उस हर बैंक का एक क्लरिकल कैडर, जिसे हम जूनियर एसोसिएट्स कहते हैं आजकल, उनके भी एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी अप्लाई करें। तो अगर आप बैंकिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आप हर महीने 1 या 2 एग्जाम दे सकते हैं। साल भर में 25 से 30 बैंकिंग के सरकारी बैंकों के एग्जाम होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुद 3 एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद में आ जाता है स्टेट बैंक, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट्स, उसी तरह से आईबीपीएस, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट्स। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका रीजनल रूरल बैंक्स, इनके लिए भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के और क्लरिकल कैडर के एग्जाम होते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि कभी भी किसी भी जॉब को कम मत समझिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बैंकों का मैनेजिंग डायरेक्टर बनते देखा है अपनी लाइफ में। मैं एचडीएफसी बैंक में एक फेयरली सीनियर पोजीशन पे था और मैं ऐसे लोगों के संपर्क में रहता था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन ऑफ वेरियस बैंक्स, ओके, कि जो क्लरिकल कैडर से आए थे, जो पहले क्लर्क रहे, फिर 5-6 साल के बाद में, 7 साल के बाद में ऑफिसर बने, और फिर उन्होंने जो तरक्की की है तो उन्होंने रुकना नहीं सीखा फिर उसके बाद में, and they went to become chairman and managing directors of their bank. Okay, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप करने वाले हैं तो पोजीशन कोई भी छोटी नहीं है, कोई भी पोजीशन छोटी नहीं है, क्योंकि हर पोजीशन आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देती है। सबसे बड़ी बात है लाइफ में, हम जॉब करते क्यों हैं? हम जॉब सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें। हम जॉब इसलिए नहीं करते कि हमें देश की सेवा करनी है, हम जॉब इसलिए नहीं करते कि हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, हम जॉब इसलिए करते हैं कि हमारे पास 4 पैसे हों और हम समाज में इज्जत की जिंदगी जी सकें, क्योंकि समाज में इज्जत सिर्फ पैसे से आती है और किसी चीज से। अगर आपको मेरे से बहस करनी है तो आप मुझे आराम से फोन कर सकते हैं, मैं बहस करने को तैयार हूं। मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का। आप खुद देख लीजिए, जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होता उस दिन आप कैसा फील करते हैं, और जिस दिन आपकी जेब में ठीक ठाक से पैसे होते हैं उस दिन आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, जब आप किसी से पैसा मांगते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, और जब आपकी पोजीशन होती है कि किसी को उधार दे दे तब आप कैसा फील करते हैं। जमीन और आसमान का फर्क है। तो ये समझिए कि आपको पैसा कमाना है। ओके, अगर आप ये समझ के करेंगे तो आप कॉम्पिटिशन्स को ज्यादा सीरियसली लेंगे। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं कि और क्या क्या हमारे पास कॉम्पिटिशन्स है। तो हमने कहां से शुरू किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, रीजनल रूरल बैंक, इवन कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर आपके एरिया में कोई कोऑपरेटिव बैंक है, जो 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन और एक रूरल, अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पे भी मौका मिलता है, आप उसे छोड़िए मत। मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन उस मौके का फायदा उठा के 4 पैसे कमा के बाकी के टाइम में अपनी पढ़ाई करके एम हमेशा हाई रखें। फिर सोचें कि नहीं यार, मुझे तो स्टेट बैंक पीओ बनना है, एसबीआई पीओ बन गए, फिर सोचे नहीं, या तो मुझे आईएएस करना है या आरबीआई ग्रेड बी करना है। कभी ये मत सोचिए कि मैं सेटिस्फाइड हूं। सेटिस्फैक्शन कभी मन में आना नहीं चाहिए। कॉम्पिटिशन्स को लेके, अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने को लेके कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि बस एनफ, वो गलती करेंगे आप। ओके, तो ये मैंने आपको पब्लिक सेक्टर का बता दिया। पब्लिक सेक्टर में एक और भी चीज है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बीएफएसआई की, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस।
तो मैंने बैंकिंग कवर कर दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज अभी करूंगा, और इंश्योरेंस। चलिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में एक ही कंपनी है, दैट इज LIC ऑफ इंडिया। तो उसके भी एग्जामिनेशन, चूंकि सरकारी कंपनी है, उसके भी एग्जामिनेशन इसी तरह से होते हैं ऑल इंडिया कंपटीशन में। ओके, तो असिस्टेंट ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं उसमें। ओके, अगर आप कहीं पे गूगल पे जाके सर्च करके और नोटिफिकेशन डाल देंगे किसी भी अच्छी एम्प्लॉयमेंट साइट पे या एजुकेशन साइट पे, तो आपको नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आते रहते हैं कि हाँ जी अब तो ये इसकी नोटिफिकेशन निकल गई, अच्छा भाई अब इसकी निकल गई है। ओके, तो आपको हमेशा पता रहेगा, अवेयरनेस रहेगी कि हाँ मुझे ये करना है। तो LIC हो गया। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस है, जिसमें अदर देन लाइफ चीजें इंश्योर होती हैं, कार है, गुड्स हैं, घर है, हेल्थ है। तो उसमें जनरल इंश्योरेंस GIC हो गया, और उनकी 3 कंपनीज हो गई। ओके, ओरिएंटल है, न्यू इंडिया है, और यूनाइटेड है। तो ये तो इंश्योरेंस की दुनिया है हमारी सरकारी। तो हम अभी सरकारी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आप सोचेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या बैंकों के सिवा भी सरकारी चीजें होती हैं? बिल्कुल होती है साहब। चलिए हम बात करते हैं। सिडबी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? सिडबी है, नाबार्ड का भी नाम आपने जरूर सुना होगा। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो नाबार्ड है, एग्जिम बैंक है। तो नाबार्ड, एग्जिम बैंक और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक्स हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें भी और भी हैं, इसके सिवा भी हैं। तो DICGC है, NPCI है जो आपका UPI चलाती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज है। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एंड NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें भी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। और आप अपने सिर्फ बस नोटिफिकेशन अगर आप किसी अच्छी साइट पे जाके डालेंगे तो आपको आते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं पूछते, वो मेन के लिए होता है। तो प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, रिपीट कर रहा हूं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, टाइम बाउंड है, 1 घंटे का एग्जाम होगा जनरली। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, कट ऑफ 75-76 तक जाती है। कहीं पे भी किसी भी सरकारी नौकरी में इतने कम पैसे नहीं देते कि आप, आपके माता पिता और फ्यूचर में आपकी फैमिली अच्छे से सरवाइव ना कर पाए। बहुत अच्छे पैसे देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मनी, almost all government jobs provide you with some housing allowance, some petrol allowance, okay, some cleaning। और जो इनके घर भी होते हैं, अगर आपको क्वार्टर्स मिलते तो बहुत अच्छी कन्वीनियंट जगह पे होते हैं और काफी बड़े होते हैं। मैं मुंबई में हूं, मैं यहाँ पे हर दुनिया में काम कर चुका हूँ। स्टेट बैंक में भी मैंने काम किया, मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं एक हायर ग्रेड में यहाँ पे आया, तो मुझे बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ठीक ठाक सी सैलरी थी। लेकिन मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, ज्यादा सैलरी चाहिए थी। मुझे लगा मेरी कॉम्पिटेंस के हिसाब से मुझे कम मिल रहे हैं, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया। ओके, पहले मैंने एक फॉरेन बैंक ज्वाइन किया, और उसके बाद में कुछ साल काम करने के बाद में HDFC बैंक ज्वाइन किया। और मैं अभी आता हूँ, उस दुनिया में भी आ रहा हूं मैं। तो मैंने तीनों तरह की चीजें, तीनों तरह के करियर्स देखे हैं। पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक से बड़ा तो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, नंबर 1 है। फिर मैंने एक जो फॉरेन बैंक ज्वाइन किया, वो भी यूरोप का नंबर 1 बैंक था। HDFC बैंक इस समय प्राइवेट सेक्टर में न केवल नंबर 1 है, बल्कि कंट्री में भी स्टेट बैंक के बाद में नंबर 2 पे वही बैंक आता है। ओके, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो बाय फार नंबर 1 स्टेट बैंक, उससे बहुत पीछे है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इवन प्रॉफिट्स में भी। ओके, तो मैंने ये सारी दुनिया देखी है, तो शायद मैं इसी वजह से इस पोजीशन में हूं कि आपको गाइड कर सकूं। अब यहां पे आता है कि हमने साहब बैंकिंग देख लिया, इंश्योरेंस देख लिया, फाइनेंशियल सर्विसेज देख ली, सरकारी। ओके, तो आप अब ये मत सोचिएगा कि सरकार फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं है। इससे पहले तो और भी ज्यादा थी। IDBI और ICICI, ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस थी। आप यहाँ अकाउंट नहीं खोल सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले सकते थे। ओके, तो ये 3 थी, IDBI, IFCI एंड ICICI।
IDBI को भी बैंक, जनरल बैंक बना दिया, कमर्शियल बैंक। ICICI आपको सबको पता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर बैंक। HDFC बैंक के बाद में इसी बैंक का नंबर आता है। IFCI है, बहुत ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो ज्यादा काम कर सके, लेकिन अभी है, जिंदा है अभी। ओके, मुझे नहीं पता कि उसमें कैसे भर्तियां होती हैं, नहीं। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे, आ जाते हैं आप। स्टेट लेवल पे क्या होता है, हर स्टेट में एक सरकारी डेवलपमेंट बैंक होता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो एक तो है यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, UPFC, उस दूसरा है एक UPFC, दूसरा पिकअप, प्रादेशीय इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो पिकअप है। तो इनमें भी आपको, अगर आप अपनी स्टेट में हैं, आप जिस स्टेट में हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि हमारी स्टेट में कहाँ पे है, कि कौन सा बैंक ऐसा है जो नौकरियां निकलती हैं जिसमें, और मैं उनमें अप्लाई कर सकता हूं। तो मौका कोई मत छोड़िए। उसकी वजह क्या है, इनमें सब में फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं, 500-600-700 रुपए होती है। भाई महीने में 1-2 बार पिज्जा खाते हैं, मत खाइए ना। इसके लिए तैयारी करिए, जब एक बार निकल जाएंगे तो रोज पिज्जा खाइएगा फिर। ओके, रोज पिज्जा खाइए, रोज कोका कोला पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसों की पीजिए। तो थोड़ा सा पैसा ये जो खर्च करेंगे, ये खर्च नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट नॉट ओनली इन द फीस बट ऑल्सो इन सम बुक्स। ओके, और आजकल नॉलेज तो धड़ल्ले से मिल रही है। आप यूट्यूब पे जाएं, बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो जब आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे जाते हैं तो अपना टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि कुछ सीखें। YouTube कैन बी योर गुरु, गूगल कैन बी योर गुरु, अब तो चैट GPT आ गया है, दैट कैन बी योर गुरु। ओके, और वहां से आप मेरे जैसे लोगों को भी पकड़ सकते हैं। सर आपने एक दिन बड़ा लेक्चर दिया था, और तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, सर थोड़ा सा क्वांट सिखा दो ना, हम 5 बच्चे लॉग इन कर देते हैं जूम पे, और आप आधा घंटा क्वांट सिखा दो। मैं कहूंगा भाई नॉट यार, तो मेरे दोस्त तो बिल्कुल सिखाऊंगा। ओके, और आपको मैं बता रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं। हो गया, जितना खर कमाना उमाना था सब कमा लिया, थोड़ा जो दिमाग में जो आया है वो आप लोगों के लिए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, देखिए दुनिया प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रही है। जब मैंने कहा ना कि अगर मैं प्लेनेट मून पे गया होता, ओके, और यहां पे आता, तो मुझे समझ में नहीं आता कि बैंकिंग किस चिड़िया का नाम है इस समय। 2.5% होता था तब बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन में, आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली BFSI सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 15%, 15% कंट्रीब्यूट करता है आपके $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। तो आप समझ, एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो टू 25% इफ इंडिया हैज टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। इसका मतलब साफ है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, मौका ही मौका है। लेकिन मौके को कैपिटलाइज कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो अब पहला मैंने मंत्र बोला था आपको 5 मंत्र दूंगा इस 1 घंटे में। पहला मंत्र बोला था, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा मंत्र बोला था, जो जॉब हाथ में आए उसे पकड़ लो। ओके, नहीं तो पछताओगे। जॉब पकड़ के उसमें जो पैसे मिले उसको इन्वेस्ट करो अपने ऊपर और अपनी बुक्स में और अपनी कोचिंग में। 1 साल दो अपने आप को कि ठीक है, ये 5 डे वीक है, यहाँ पे 2 दिन मुझे कोचिंग चाहिए, मैं RBI ग्रेड B करूंगा। तो शॉर्टकट नहीं है कोई मेहनत का, सक्सेस का, हार्डवर्क करना ही करना है। नंबर 2, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। वो कहते हैं साहब आपको मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके, हमारा बैंक है, HDFC बैंक है, आपको यहाँ पे फॉर्म बांटने हैं सबको क्रेडिट कार्ड के। अरे मैं बांटूंगा बॉस, मैं पहले पढ़ूंगा फॉर्म। अरे यार इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं अपने बॉस के पास जाके पहले तो उसे समझ लूंगा, मेरी नॉलेज उसी दिन बढ़ गई। जिस दिन मैंने वो फॉर्म अच्छे से समझ लिया, आई बिकम एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर द बैंक। जितनी आप नॉलेज अपनी बढ़ाते रहेंगे, उतना ही बैंक से चिपकते रहेंगे, और आपका बॉस आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और जब वो सीनियर बन जाएगा अपनी पोजीशन पे, आपको अपनी जगह बिठा देगा। तो नंबर 2 हो गया। अब आता है नंबर 3, हमें करना कैसे, कि आपको अब प्राइवेट सेक्टर के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब आता है पॉइंट, कैसे करोगे तैयार। BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग में पब्लिक सेक्टर मैंने कवर कर लिया, कोऑपरेटिव सेक्टर भी कवर कर लिया, रीजनल रूरल बैंक्स कवर कर लिया। अब आइए प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में 2 तरह के बैंक्स थे। पहले जो बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे आपका बैंक ऑफ नैनीताल,
आपका किसी का है अकाउंट उसमें, इतना छोटा सा बैंक है, जितने भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। फेडरल बैंक बहुत छोटा सा बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक बहुत छोटा सा, ये रीजनल बैंक थे, अपनी अपनी स्टेट्स में ही थे। तो इनमें तो आप नौकरी करेंगे नहीं, ना आप फेडरल बैंक में अप्लाई करेंगे, ना आप तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में करेंगे, ना आप नैनीताल बैंक में करने वाले हैं। ठीक है, अब आता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, जो हमारे देश की शान और जान है हमारी। ये नरसिम्हा राव के जो लिबरलाइजेशन में 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो कहा कि भैया बैंकिंग से हटो, प्राइवेट लोगों को आने दो बैंक में। तो सबसे पहले 93 में जो लाइसेंस दिए गए उसमें था HDFC बैंक, ICICI बैंक, UTI बैंक जिसका नाम है एक्सिस बैंक, ओके, इंडसइंड बैंक। ये 4 बैंक तो हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में फिर 10 साल बाद 2003 में लाइसेंस दिए गए, 10 साल के बाद में उनमें 2 बैंक हैं, एक ही सरवाइव कर रहा है, कोटक बैंक, और बड़े धड़ल्ले से सरवाइव कर रहा है। दूसरा बैंक था यस बैंक, अच्छा है, कर रहा है, लेकिन उतना नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। अब आता है इसमें एंट्री करते कैसे, क्या चाहिए होता है इन लोगों को। ओके, तो इसमें एंट्री करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ, तो एलिजिबिलिटी पे आ जाऊं मैं। अभी तक जितनी भी बातें मैंने की सबकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। कोई डाउट आपको? ग्रेजुएशन और 21 ईयर्स फॉर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में 20 ईयर्स। आप ग्रेजुएशन करके एकदम से लग जाएंगे। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है सिर्फ, तो उससे इनका काम नहीं चलता। ये कहते हैं बॉस देखो, हम आपसे कोई कंपटीशन नहीं करवा रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के 1 लाख लोग जब तक पेपर नहीं करेंगे तब तक हमारी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक हम कहाँ के HDFC बैंक और कहाँ के ICICI बैंक, तो ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए आप में खासियत क्या है, क्यों ले लूं मैं आपको। तो वहां पे इतना अच्छा है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्राइवेट सेक्टर में, कि जो ब्रांच मैनेजर है वो अपनी टीम के लिए रिक्रूट कर सकता है। जस्ट सोचिए, क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? किसी भी सरकारी नौकरी में ऐसा हो सकता है? नहीं। तो कौन सी नौकरी अच्छी हुई? प्राइवेट सेक्टर बैंक की। आपको लगता है बॉस मैं इतने 10 लाख लोगों के मेरिट में शायद ना पाऊं, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटी है जिसे सिर्फ मैं जानता हूं, और अगर मेरे सामने कोई इंटरव्यू के लिए बैठे तो मैं कन्विंस कर दूंगा उसे, मैं सेल कर सकता हूं चीज को। मेरे को बहुत अच्छी कंप्यूटर टाइपिंग आती है बॉस, मैं कंप्यूटर की कीबोर्ड को देख के नहीं करता हूं, मैं ऐसे खड़े करता हूं पानी की तरह। कोई 40 की स्पीड बोल रहा है, कोई 45 की, मेरी 60 की स्पीड है, 70 की स्पीड है। वंडरफुल क्वालिटी। आपको टाइपराइटर पे काम नहीं करना है, लेकिन आपका बॉस बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बहुत स्पीड से लेटर लिखवाने हैं, डेटा मैनेज करवाने हैं, उसको तो आपके जैसा हीरा चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आपको डेटा डिसेमिनेशन आता है। मैं हर बच्चे से कहता हूं कि हम 15,000 बच्चों को ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे पढ़ाते हैं, ursaminor.in पे। तो अगर आप लर्न बैंकिंग टाइप करेंगे, LEARN लर्न और बैंकिंग, तो उर्सा माइनर टॉप पे आएगी। ओके, करीब 15-16 हजार बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और हर रोज हमारे यहाँ से कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी जगह नौकरी पे लगता ही लगता है। ओके, ऑनलाइन है। ओके, वरना हम 4 लोग कहाँ 1000 लोगों को पढ़ा सकते थे, बल्कि हम 15 लाख लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। और यही मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, डिजिटल का फायदा उठाइए। ओके, हम स्किल दे सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी पढ़ाते हैं। मैं हर बच्चे से कहता हूं तुम कुछ और सीखो या ना सीखो, तुम डेटा मैनेज करना सीख लो। अगर तुमने एडवांस्ड एक्सेल सीख लिया, ओके, तो आप जिस बैंक में जाएंगे और आप कहेंगे कि बॉस आप कितना कौन सा डेटा दे रहे हैं, आप 10 लाख रोज और 1 लाख कॉलम का डेटा दीजिए और आप पूछिए मुझसे क्या चाहिए आपको उस डेटा में, मैं देता हूं आपको। मैं सच बता रहा हूं, ना केवल आपकी नौकरी लगेगी बल्कि आप तरक्की पे तरक्की करेंगे, क्योंकि डेटा मैनेज करने वालों की बहुत शॉर्टेज है। और डेटा मैनेज करने से ज्यादा आसान काम कुछ नहीं है, बस इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। जैसा मैंने पहला मंत्र बताया, पहला मंत्र क्या बताया? पहला मंत्र बताया था कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा मंत्र मैंने बताया जो जॉब हाथ में आए पकड़ लो। अब तीसरा मंत्र है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान।
तो आप समझ लीजिए कि आपको लगा यार ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेल कैसे आ जाएगा मुझे, यार तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं मुझे लगता है कि आईआईटी पे जाना पड़ेगा। नहीं, आईआईटी में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई एक्सेल नहीं सिखाता। ओके, लेकिन अगर आपने डेटाबेस मैनेज करना सीख लिया अपनी प्रैक्टिस से, मैं सच बता रहा हूं ये अनबीटेबल आपकी एक स्किल हो जाएगी, जिससे आप जहां मर्जी आए चाहे प्राइवेट सेक्टर में कॉलर खड़ा करके जा सकते हैं। आप कहें सर आई एम वेरी गुड एट डेटा मैनेजमेंट, आपने सीवी में लिखिए एक्सीलेंट इन डेटा मैनेजमेंट, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, 100% आएगा। दूसरा आदमी अंग्रेजी बोलता हुआ दूसरा बच्चा है, फेल हो जाएगा, आप भोजपुरी में बोल के इंटरव्यू में पास हो जाए। आप ट्राई कर लीजिए, आप बताइए, मैं आपको जॉब दे दूंगा। ओपन चैलेंज, आप डेटाबेस मैनेज करना सीख लीजिए खुद ही अपने आप से, एमएस ऑफिस में जाके प्रैक्टिस करिए। बस सब तरह की पाइवट टेबल्स आती हों, ओके, सब तरह के आपको कंट्रोल्स आते, सब तरह के मतलब मेजर, और आपकी स्पीड ठीक हो, आप फिंगर टाइपिंग को भूल जाइए। ओके, क्योंकि आने वाले टाइम में टाइपिंग की स्पीड मतलब डेटा मैनेज करने की स्पीड काफी तेज होनी चाहिए आपकी। ये जॉब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकती। ये जो स्किल है वो सिर्फ कमांड दे सकते हैं, कॉमन सेंस नहीं दे सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन्स को। कमांड जो फीड करेंगे वही मशीन लेके आएगी, यहां पे कॉमन सेंस से जो आप करेंगे आपके बॉस को वही चाहिए। ओके, तो एक ये चीज, 3 आपको मैंने मंत्र अभी तक बताए। तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, और आप और नए नए खुल रहे हैं, बंधन बैंक, इनकी एपेटाइट इतनी है, इनकी एम्प्लॉय को लेने की भूख इतनी है कि मार्केट में लोग नहीं है। लोग, अब लोग क्यों नहीं है, सिंपल सी बात आती है। मैंने कितने नाम लिए, 6 नाम लिए। सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 3 एक्सिस, ओके, नंबर 4 कोटक, नंबर 5 इंडसइंड, एंड नंबर 6 बंधन बैंक। ये 6 बैंक इस साल में जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, कम से कम 3 से 4 लाख लोग लेंगे, 3 से 4 लाख। और हम कितने लोग सुन रहे हैं, 70 लोग यहाँ पे। तो 70 बच्चे क्या मेरी ये 3 बातों को मान के अगर 3 महीने काम कर लें तो चौथे महीने में अपने दम पे लग जाएंगे जाके। यही गाइडेंस आपको चाहिए थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि क्या और भी बैंक्स हैं। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक कोई खुलने वाला नहीं नया, सरकार अब कोई बैंक नहीं खोलेगी, आपको मैं लिख के देता हूं, कम से कम मेरे जीवन में तो नहीं, बाकी ऊपर वाला मालिक है। तो खुलेंगे कौन से बैंक, प्राइवेट। अभी सरकार नहीं खोल रही है बैंक, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कह रही है ये 2-3 कंडीशंस पूरी करो, आ जाओ बैंक का लाइसेंस ले लो आके। सोचो, कार की तरह आप शोरूम में गए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरे पास ये पैसे हैं, सरकार क्या कह रही है, 500 करोड़ की कैपिटल लाओ, अपना बैंक खोल, हमें नहीं लेना देना कुछ। 200 करोड़ की कैपिटल है तो पेमेंट बैंक खोल लो, 50 करोड़ की कैपिटल है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल लो। तो इसीलिए 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, इस तरह से, और नॉर्थ ईस्ट बैंक है, कितने बैंक है, समझ रहे हैं आप, उज्जीवन है। तो ये इस तरह के आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनकी एपेटाइट भी इतनी है कि हमें आके कहते हैं कि सर कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो, मैं कहता हूं सर 15,000, सर इस साल कितने पढ़ा दोगे, 5,000, सर हमें तो 10,000 चाहिए थे। सोचो, अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है जब तक आपके पास जॉब था नहीं, जब तक, तब तक तो आप परेशान थे बहुत ज्यादा, यार जॉब नहीं है, कुछ भी होता, हम मम्मी पापा के पास हाथ फैलाते हैं 500 रुपए के लिए, हमें 15,000 का, लेकिन जैसे ही 15,000 का ऑफर आ गया हाथ में, वो आपको छोटा लगने लगता है। ये गलती कभी मत करना, घर पे मत बैठो, घर पे नहीं बैठो, काम करो। क्यों, काम करोगे तो सीखोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे। ये सोच के चलो, ये सोच के चलो कि ये तो मुझे सिखाने के भी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि पहले 2 साल आप सिर्फ गलतियां करते हैं जो भी, इसीलिए स्टेट बैंक में या कहीं पे भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पीओ, जिस रूट से मैं आया, 2 साल आपको सिर्फ सिखाते हैं, आपको काम दे ही नहीं सकते, सिखाएंगे क्योंकि आपको गलती करेगा। 2 साल आप गलतियों के पैसे लेते हैं और वो भी पीओ बन के, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 साल तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करते बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में, आप सिर्फ मिस्टेक करते हो लेकिन सीखते हो जबरदस्त। देखा है कहीं पे ऐसा जहां पे आदमी आपको गलती करने के पैसे दे रहा, बैंक देते हैं, ठीक है। तो जॉब पकड़ लो आप, ये गलती कभी मत करो कि नहीं यार ये तो 15,000 का है तो 18, अरे अपने आप को प्रूव करो ना। एक 15,000 रुपए का जॉब करने वाला जो मेहनत से कर रहा है, जिसे नॉलेज है, वो उससे अच्छा है जो स्टेट बैंक का पीओ है, 70,000 रुपए ले रहा है लेकिन सिर्फ टाइम पास कर। ऐसा नहीं कि सारे पीओ बहुत शानदार जॉब कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सारे आईएएस एक्सेलेंट नहीं होते, सारे डॉक्टर्स टॉप नॉच नहीं होते, सारे लॉयर सक्सेसफुल नहीं होते, उस तरह से बहुत से बैंकर्स भी टाइम पास करते हैं। उनसे आप कहीं अच्छे, क्योंकि आपका रास्ता जो है मेहनत करके जो ऊपर जाने का, वो आपको बहुत जल्दी रिवार्ड्स देगा। प्राइवेट सेक्टर में 10 साल में आप कंट्री हेड बन सकते हो, पब्लिक सेक्टर में आप 30 साल में कंट्री हेड बनोगे। बोलो 20 साल का गैप आ जाए। प्राइवेट सेक्टर में 10 साल में जो आपकी सैलरी हो सकती है, मैं सबकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ब्रिलियंट है वो पब्लिक सेक्टर के डायरेक्टर की भी ना हो। इतना फर्क सैलरी, जमीन और आसमान का। कितना भी बड़ा गवर्नर हो रिजर्व बैंक का, उसकी सैलरी वही 3-4 लाख रुपए महीने की होगी, साल की 50-60 लाख 70 लाख रुपए होगी। किसी भी प्राइवेट सेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर की तनख्वाह साल की पर्क्स मिला के, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिला के, किसी की भी 50 करोड़ से कम की नहीं होती। और मैं रिकॉर्ड हो रहा है मैसेज, ये तो मैं आपको पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ, ज्यादा होगी कम नहीं, क्योंकि मैं इसमें क्या क्या गिन रहा हूँ, पर्क्स गिन रहा हूँ, सैलरी गिन रहा हूँ, ओके, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि सब लोग अपने एम्प्लॉय, सब लिस्टेड कंपनी से सब स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। तो कहां कंपैरिजन हैं? प्राइवेट सेक्टर जो सैलरीज दे सकता है वो कभी भी पब्लिक सेक्टर नहीं दे सकता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील, दोनों के चेयरमैन की सैलरी में जमीन और आसमान का फर्क है। टाटा स्टील का हेड ले रहा होगा कोई 100 करोड़ रुपए साल के, स्टील अथॉरिटी का ले रहा होगा 1 करोड़ रुपए साल। जमीन आसमान का फर्क है। तो प्राइवेट सेक्टर को, चौथा पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बंद कर दो, ठीक है। कभी भी प्राइवेट सेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, पैसा कम आपको प्राइवेट सेक्टर ही देगा मेहनत का। और प्राइवेट सेक्टर की एक खास बात क्या है, आप एक प्राइवेट सेक्टर छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हो। अगर माना आप रेलवे ज्वाइन करते हो, तो क्या आप रेलवे छोड़ के कोई और रेलवे है? आप फौज ज्वाइन करते हो तो एक ही आर्मी। अक्सर मोनोपोली में काम करता है पब्लिक सेक्टर। आपने यूपी पीसीएस कर लिया और को मन नहीं लगा, बॉस ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई शूट हो गए, हाइपरटेंशन शुगर सब रहने लगी। आप क्या मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज जा सकते हो? नहीं जा सकते। या बिहार सिविल सर्विसेज जा सकते हो? नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका मन नहीं लगा आईसीआईसीआई बैंक में, आपको लगा यार यहाँ तो मेरी इज्जत नहीं है, जितना काम कर रहा हूं उसमें तो मुझे और प्रमोशन मिलने चाहिए, आप छोड़ के एचडीएफसी बैंक आ सकते हैं, या उल्टा एचडीएफसी बैंक छोड़ के एक्सिस जा सकते हो और हायर पोजीशन पे जा सकते हो। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां पे एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि जहां पे आपको अपनी स्किल में डेवलपमेंट करना ही करना है। ओके, चलिए अब आ जाता है, हमने बात कर ली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, ओल्ड जिसमें आपको जाना नहीं है और न्यू जिसमें आपको जाना है। इसके सिवा हम लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, बहुत सारे हैं, ओके 10 हैं, और लाइसेंसेस बहुत आएंगे, आप टेंशन मत लो, उनमें आप जा सकते हैं। इसके सिवा आप फिनटेक का नाम सुना होगा आपने, पॉलिसी बाजार, ओके, तो इनको भी कम मत समझिए आप, अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छी इनकी ग्रोथ है, ओके, और अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है काम करने का। बैंक बाजार .com, पॉलिसी बाजार,
और इस तरह की कंपनी जो फिनटेक, जो न्यू जनरेशन बहुत सी हैं जो लोन देती हैं, क्रेड है और इस तरह से। तो आपको लगता है यार अभी हमसे क्या करवा रहे हैं, हमें बस फोन करवा रहे हैं कि 25 लोगों को फोन करो और उनसे कहो भाई हमसे क्रेडिट कार्ड लोगे। अरे यार सीखो, सिर्फ सेल्स ही तो एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकती, बाकी हर चीज रिप्लेस हो जाने वाली है एक दिन, सिर्फ ये रिप्लेस नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ पे तो हर दिन आपको सीखने को मिल रहा है। मन में हमेशा ये रखो बॉस पहले 2 साल मुझे गलती करने के पैसे मिल रहे हैं, एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे बहुत तरक्की करोगे। कौन जाने 3 से 4 साल के बाद में आपको डेटा सेंटर मैनेज करने का इंचार्ज बना दिया, बिकॉज आपका एटीट्यूड सही था। वो लोग नहीं देखते आपने कौन से कॉलेज से बीएससी किया या बीकॉम किया, आप कैसे पास हुए, कितनी परसेंटेज थी, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आप कौन सी जगह से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं देखता। आपकी अंग्रेजी कैसी है, आपकी हिंदी कैसी है, अरे आप अवधी में बोले, आप भोजपुरी में बोले, आप कनपुरिया भाषा में बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम आना चाहिए आपके पास। यू मस्ट नो हाउ टू डू योर वर्क। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, आप उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। फिर क्या आपकी रैंकिंग थी और आपके किससे संबंध हैं, आपको सीजीएम जानता है कि डीजीएम जानता है, ये चीजें प्राइवेट सेक्टर में मायने बिल्कुल नहीं रखती। इसीलिए मैं प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से हमेशा ऊपर पाता हूं कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, और जहां पे पैसे की पूजा होती है वहां पे मेरिट की पूजा होती है। इंडिया के लोग इतने अच्छे इसीलिए माने जाते हैं अमेरिका में कि फिर चाहे सुंदर पिचाई हो या सत्य नडेला हो, ओके, या कृष्णन हो, कोई भी हो, ओके, वो वहां पे तरक्की करनी करनी, शांतनु नारायण हो, वो सीईओ बनेंगे क्योंकि उन्होंने एक चीज सीख ली इंडिया कि बस मेरिट ही सब कुछ होती है। तो चौथा मंत्र ये है, आपको अपनी मेरिट के दम पे जीना आना चाहिए, ठीक है। 4 मंत्र हो गए। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है इसमें। तो फिनटेक हो गया, पेमेंट बैंक्स हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप रिलायंस पेमेंट बैंक में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? गाइडेंस नहीं मिली थी इसलिए? बस करिए, वो लोग ढूंढ रहे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक वो ढूंढ रहे हैं आपके जैसे लोगों को। आप हैं कि अप्लाई नहीं कर रहे। आप सारे दिन सोशल मीडिया पे टिकटॉक देखते हैं या बिजी रहते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं देखते जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फिनटेक डाल के देखिए ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए ना, एसएफ बैंक, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन, देखिए आप इसमें कि नियो बैंक्स हैं हमारे पास, 15-20 नियो बैंक्स खुल चुके हैं। नियो बैंक्स जो है बैंक्स को सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक्स हैं। क्या आपने सुना था नियो बैंक्स में भी जॉब कर सकते हैं? मुझे ये आदेश मिला था आज कि मैं आपको बताऊं कि इंडिया में और अब्रॉड कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब्रॉड भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब्रॉड में क्या होता है, आपके पास 2 या 3 लोकेशंस हैं। दुबई है, ओके, आपके पास सऊदी अरेबिया है, इस समय बहुत खुल रहा है, वहां पे भी काम करने का बहुत बढ़िया मौका है, और आपके पास मतलब यूएई है और सऊदी है। सिंगापुर इज अ टफ प्लेस, वेरी टफ प्लेस। वहां पे जब तक आप आईआईएम आईआईटी नहीं है तो शायद आपके लिए आसानी, क्योंकि मेरे यहाँ से लोग जो गए हैं, सिंगापुर कोई नहीं गया, गल्फ में गए हैं, हांगकांग गए हैं, ओके, ये इक्का दुक्का लंदन भी चले गए हैं एक आध, ओके, लेकिन सिंगापुर बहुत टफ मार्केट है, ओके, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप दुबई जा रहे हैं मानो, तो दुबई जाने के लिए 2 रास्ते। एक तो आपको यहाँ किसी अच्छे बैंक में 5 से 7 साल आपने काम किया होना चाहिए, ओके, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। मैं कई बार जा चुका हूँ, देख चुका हूँ अब्रॉड, उनका ट्रेनिंग की बड़ी कमी होती है। वो कहते हैं यार ट्रेनिंग कहाँ, हमें ट्रेंड बंदा चाहिए। तो ट्रेंड तो तभी होंगे जब आप 5 से 7 साल आपने काम किया, ठीक है। या इन एडिशन टू दैट आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी कि जो किसी और के पास नहीं, जो आप इंटरव्यू वाला करे यार ये तो बहुत चीज है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, या लड़की तो बिल्कुल ऊपर तक जाएगी, इसको ले ले। तो कैसे, वो कौन सी स्किल्स है? नंबर 1 टेक्नोलॉजी। अब आप कहेंगे मेरे को टेक्नोलॉजी कैसे आ जाएगी? बिल्कुल आएगी आपको, बहुत सिंपल है। देखिए डेटा साइंसेस, जैसे ही आपकी नौकरी लगे और अगर आपको लगे कि आप कुछ नया सीखना है तो आप डेटा साइंसेस करिए, ओके। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो बताई, स्पेशली एक्सेल, उसमें
या प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके बॉस ने कहा 5 स्लाइड बना जल्दी से, फटाफट एक प्रेजेंटेशन बॉस को करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को करना है, बोर्ड को करना है, उसको आप ही का ख्याल आना चाहिए कि 5 मिनट में 5 स्लाइड सिर्फ यही बना सकते हैं, ये स्किल। इसके सिवा अगर आप ये प्रूव कर सके कि आप लर्नर हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सिखानी शुरू की। तो लोगों ने कहा बैंकिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो अलग अलग, आप C++ सिखा रहे हो, पाइथन सिखा रहे हो, डेटा साइंसेस सिखा रहे हो, और आप ब्लॉकचेन सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा बॉस ऐसा है, जब हमारा 22 साल का लड़का HDFC में इंटरव्यू के लिए जाएगा, वहां पे एक पोजीशन के लिए 50 बायोडेटा पड़े हैं, मेरे लड़के के पास लिखा हुआ है उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन C++ एंड पाइथन। अभी कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो बैंकिंग के लिए जा रहा होगा और C++ सीख के जा रहा होगा और पाइथन? उससे क्या होता है, एक तो आपका इंटरव्यू का कॉल आता है, और नंबर 2, बॉस को लगता है, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, जिसके अंडर में अगर आप सेलेक्ट हो गए, काम करना है, उसको लगता है कि यार जब ये कॉमर्स की बैकग्राउंड या BA का या BSc का ये बच्चा C++ सीख सकता है, तो यार ये हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, पांचवा पॉइंट जो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि इंटरव्यू के लिए आपके CV में, रेज्यूमे में, एक तो आप लोग गलती करते हैं उसे रेज्यूम बोलने की, रेज्यूम मत बोलिए, रेज्यूमे, बायोडेटा या CV। ओके, इसको जब आप बनाते हैं तो आप वहां पे क्या करें, आप ऐसी एक चीज लिखें जिससे उस ध्यान आकर्षित हो जाए। The interviewer's attention is really, towards the CV, towards the resume. Oh my God, who's this boy or who's this girl? Okay, कि ये BCom लड़की या BA लड़की जो है, ये C++ और क्रिप्टो करेंसी सीख के आ रही है, बस हमें तो काम नहीं पड़ेगा इसका C++ और क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन इससे शो होता है कि इसका माइंडसेट क्या है। She wants to learn a lot, और लर्नर को हर आदमी पसंद करता है, ये पहली क्वालिफिकेशन है, तो लर्नर बन जाओ। इज दैट क्लियर? आई होप कि अभी तक जो मैंने बोला है आपके मन में बैठा होगा, जितने भी बच्चे हैं आप सुन रहे हैं, आपके फायदे की चीज हुई होगी अभी तक है। अब आता है यहाँ पे कि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, बिल्कुल जॉब अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात तो ये कि जॉब अवेलेबल है, आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी अपने आप को संतुलित करिए। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब कम्युनिकेशन, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसा मैं देखता हूं, और मैंने भी अपनी जिंदगी में ज्यादा नहीं, 1,500-2,000 बच्चों के इंटरव्यूज तो लिए होंगे इतने 35 साल के करियर में, और उसमें 25 साल तो प्राइवेट सेक्टर में रहा, तो आए दिन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे, या 25-25 लोगों का एक एक दिन करना है, भाई अपनी टीम में आज 20 लोग लेने हैं, तो 100 बच्चे आए हैं, 100 में से 20 लेने हैं, तो 100 लेने तो 100 के पड़ेंगे, सेलेक्ट सिर्फ 20 किए, लेने तो ज्यादा ही हो गया होगा, 5-7 हजार बच्चों के इंटरव्यूज तो लिए ही होंगे। बच्चों को आता है, बोल नहीं पाते, तो हम क्या करें, इंटरव्यूअर क्या करें? जब तक आप बोलोगे नहीं, तब हमें देख रहे हैं बायोडेटा, यार ओ ग्रेड लेके आए हो, ओके बहुत अच्छे मार्क्स हैं BSc में, और अच्छे कॉलेज से हो, सब कुछ ठीक ठाक है, बायोडेटा भी बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, 1 पेजर, एक ही पेज का होना चाहिए, तो फिर भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। हम पूछ रहे हैं सिंपल सा, कई बार उन्हें कंफर्ट देने के लिए यही पूछ लेते थे कि अच्छा अपने शहर के बारे में बताओ, क्या खासियत है आगरा की, या बरेली में क्या मिलता है बढ़िया, वो नहीं बता पा रहे हैं। एक से तो मैंने एक लड़के से तो ये भी पूछा, अच्छा ये बताओ क्या आपने वो पिक्चर देखी है जिसमें झुमका गिरा रहे, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा था कुछ, उसने कहा सर हमने ऐसा गाना ही नहीं सुना कभी। अब क्या कम्युनिकेशन करूं मैं? तो फिर दूसरे को मौका दे, क्योंकि कैंडिडेट्स तो हैं, तो कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं आप, आपकी शर्ट ठीक है, रिंकल्ड नहीं है, कोई चेक वेक वाली शर्ट नहीं है, ऑलवेज वेयर ए व्हाइट इफ यू आर इन डाउट। मैं आज इस उम्र में भी जब मुझे डाउट होता है, मैं हमेशा व्हाइट शर्ट पहनता हूं। यू कैन नॉट बी रॉन्ग विद ए व्हाइट शर्ट, नेवर। कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसे सफेद रंग अच्छा नहीं लगता, या जो कहे क्या पहन लिया तूने यार, सफेद कपड़ा पहना हुआ है। सफेद ऑलवेज, जब भी डाउट में हो आप,
सफेद शर्ट अपने पास रखिए, अपने पास रादर 2-3 सफेद शर्ट रखिए, पता नहीं कब इंटरव्यू का मौका आ जाए आपका। ओके, तो आपके जूते पॉलिश्ड हैं, सफेद शर्ट है, आप ठीक ठाक से गए हैं। अब बात करना तो आपको आना चाहिए, कंफर्टेबल फील करिए, तो ये सॉफ्ट स्किल पार्ट है। हार्ड स्किल्स जिन्हें कहते हैं वो डोमेन नॉलेज होती है। अगर आप एंट्री लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो कि आप सब बच्चे हैं इसीलिए, तो आप क्या करिए, आपको पता है क्या, आप बैंकिंग में कम से कम कुछ ऐसी चीज सीख लीजिए और अपने बायोडेटा में लिखिए कि आपको ये चीज आती है, जैसे केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। ओके, आपने लिखा कि आई एम गुड एट केवाईसी नॉर्म, तो ये एक ऐसी चीज है केवाईसी नॉर्म्स में जिसमें हिंदुस्तान में लाखों करियर बन गए और बनेंगे आगे, लेकिन आपको यू मस्ट बी गुड एट दैट। या आपने लिखा डिजिटल बैंकिंग, यू नो सो मच अबाउट यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस, you know about, you know, Paytm, GPay and things like that. What is the technology behind it? कुछ ऐसा लगे। या फिर कार्ड्स, आप क्रेडिट कार्ड्स में गुड हैं, आपने सीखा है, ओके, आपने वेबसाइट्स पे चेक किया, आपने नॉलेज देखी, आपने 10-12 क्रेडिट कार्ड लोगों के लेके पूछ के उनसे भाई ये कैसे काम करता है, ये कैसे, इसकी लिमिट कैसे होती है, इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं। कुछ अगर ऐसा आपके बायोडेटा में है जो हार्ड स्किल है, ओके, तो आपका काम बन जाएगा। या आपने लिखा कि यू नो सो मच अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ओके, या सिविल स्कोर के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा आपने, तो आप उसको हाईलाइट करिए। ओके, अगर उसको जरूरत नहीं होगी तो उस डिपार्टमेंट में भेज देगा इंटरव्यू के लिए आपको, जहां ऐसे आदमी की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका डोमेन नॉलेज का 5वां पॉइंट है। थोड़ी बहुत डोमेन नॉलेज आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देती है जिसके बस की बात नहीं। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज रखिए अपनी। और उसके बाद में आ जाता है फाइनल, मेरा लेग है एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला पोर्शन है, मैं 5 मिनट में कवर कर दूंगा क्योंकि आपके टाइम की भी बहुत वैल्यू है। फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे हर बैंक की अपनी एक फाइनेंस कंपनी भी होती है, एचडीएफसी बैंक की बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीबीएफएस। अभी रिजल्ट आया उसका, 1500 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिया उसने साल का आफ्टर टैक्स, 1500 करोड़। तो सोचिए 40-45 हजार करोड़ दिया है पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक ने, लेकिन जो बच्चा कंपनी है वो भी पीछे नहीं है, बहुत रिक्रूट करते हैं। वो वहां उस एरिया में जाती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जहां बैंक जा नहीं पाते, क्योंकि उनकी कॉस्ट हाई होती है बैंक्स की, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की कॉस्ट लो होती है। ओके, तो इसलिए वहां, तो इनको नजरअंदाज मत करिए, बजाज कैपिटल, टाटा कैपिटल, ओके, इन एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज, आपके किसी भी शहर में रह रहे हो कम से कम 10 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तो होंगे वहां पे। ओके, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत शानदार कंपनीज भी हैं। ओके, हीरो फिनकॉर, हीरो ग्रुप की कंपनी है। ओके, हर बड़े ग्रुप की अपनी, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, बजाज फिनसर्व, ओके, तो बहुत सारी इसी तरह से बिरलास की, बिरला फिनांस, हर बड़े ग्रुप की अपनी फिनांस कंपनी होती है। और ये टाइम टू टाइम क्या नहीं, साल भर रिक्रूट करते हैं। इनका कोई ऐसा वो नहीं आता है, ऐड नहीं आता है कि एक पीओ का एग्जाम होगा और ये होगा वो होगा और साल में एक बार होगा, रेगुलर रिक्रूट करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठहरिए, ये कंपनीज में थोड़ा उल्टी गंगा बहती है। उल्टी गंगा ऐसे बहती है यहाँ पे कि पहले इंटरव्यू हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट भी लेते हैं। तो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाए रखिए। कहते हैं ना कि जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते वो चीज आपसे खत्म हो जाती है। इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमाग मोटा हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे। तो क्या होता है कि आप अपने आप को हफ्ते में एक आध बार, मॉक टेस्ट है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अपने आप को बनाए रखने के लिए, कभी क्वांट कर लिया, कभी थोड़ा सा रीजनिंग कर लिया, कभी छोटे भाई बहनों को मैथ्स पढ़ा दी, कभी छोटे भाई बहनों को साइंस और सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस, सोशल स्टडीज पढ़ा दिया, तो आपको भी चीजें पता रहेंगी। फिजिक्स पढ़ा दी, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ा दी, इस तरह से कुछ ना कुछ आप इनको पढ़ाते रहिए। तो ये इससे आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तैयार रहेगी। रोज एक न्यूज़पेपर पढ़िए, मेरा लास्ट का आपको वो है करने के लिए। कहीं पे भी आप जाएंगे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
नंबर 1 आप अपने बारे में बताइए। दे विल से प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ, नंबर 1। एंड नंबर 2 पूछेंगे कि जो आज की कोई आपको ये पता है कि आज की लेटेस्ट खबर क्या है इकोनॉमिक टाइम्स की या कुछ, वो जानना चाहते हैं कि आप अवेयर कितने हैं। और आपने कहा नहीं जी अखबार तो पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो पढ़ता नहीं हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये है आपका एनबीएफसीज। ओके, करीब 1400 एनबीएफसीज हैं। और पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप लें बीएफएसआई सेक्टर, तो करीब करीब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 करोड़ लोग काम करते हैं इंडिया में। एंड इट इज ग्रोइंग। It is something like 15% now and going to be 25% contributor to the gross domestic product of the country by 2030। तो इसका हिस्सा बहुत अच्छे जॉब्स हैं, इसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, पर्क्स हैं, इज्जत बहुत है, जॉब सिक्योरिटी बहुत। आज तक मैंने नहीं देखा कभी कि कोई बैंक में था और 10 साल की नौकरी करी और चीफ मैनेजर बना और उसके बाद बेरोजगार बैठ गया। कभी भी नहीं। कि कोई भी बैंकर कभी भी धक्का नहीं खाता, कभी भी खा ही नहीं सकता। कोई और नहीं तो उसे कोई कंपनी ले लेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले, सर मेरी बैंकिंग देखिए आके, आप कितनी तनख्वाह लेते थे वहां? 60,000 रुपए, सर 80,000 रुपए दूंगा। आप देखिए मेरे पूरे बैंक स्टेटमेंट देखिए, कैसे मेरी किस्त जाएगी, क्या होगा, मुझे को लोन लेना है तो उसकी फाइल बना दीजिए, सब बहुत बढ़िया। आपको अपने ही शहर में रिटायर होने के बाद या बीच में अगर आप छोड़ना चाहें आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो हर जगह होती है, ट्रेड तो हर जगह है। कोई बहुत बड़ा ज्वेलर, मेरे एक डीजीएम दोस्त हैं, तो उन्होंने वीआरएस लिया और वो देहरादून में वीआरएस लेने के बाद डीजीएम के बाद में जो उन्होंने एक बहुत बड़े ज्वेलर के यहाँ काम किया, और जो सैलरी उन्हें स्टेट बैंक में मिलती थी उससे करीब करीब दोगुनी सैलरी वहां पे उनको मिल रही है। तो आप समझिए कि कितनी कदर है बैंकिंग की। ये शायद सरकारी नौकरी में कभी नहीं हो पाता। जैसे माना आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैं, तो आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन छोड़ दिया तो आपको कहीं भी कहाँ मिलेगा जॉब। लेकिन बैंक्स एक ऐसी चीज है जिसकी कदर हमेशा थी, है और रहेगी। बस मैं आई लीव इट फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आंसर है, मेरी कंपनी है उर्सा माइनर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल सा इसका वेबसाइट है www.ursaminor.in। उर्सा माइनर कहते हैं सप्तऋषि मंडल को, उसका ग्रीक नेम है। और अगर आप लर्न बैंकिंग डालेंगे तो आपको टॉप साइट ये मिलेगी। आकांक्षा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात है हम इसका चार्ज नहीं लेते। मेरा कमिटमेंट है आकांक्षा जी से कि हम इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे आपको पढ़ाने का। ओके, अगर हम आपकी मदद कर सके तो हम सोचेंगे कि चलिए एक अच्छा काम हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिवेश जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट और बैंकिंग के कैरियर को समझाया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कनेक्ट करते हुए। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो हमारे जॉब सीकर हैं, वो सभी बहुत खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को सुन रहे थे और बहुत ही पेशेंटली। अब मैं आकांक्षा से रिक्वेस्ट करूंगी। आकांक्षा, क्या किसी तरह का कोई हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं जो हम दिवेश जी से पूछ सकते हैं? जी मैम, कुछ क्वेरीज हैं, मैं बता देती हूँ। जयंती जी की एक क्वेरी है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी बैंक्स के जितना ट्रस्ट एंजॉय नहीं करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये आगे चेंज होगा? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा मैं लाइट थ्रो करना चाहूँगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑनेस्टली एज द टाइम इज पासिंग, ये बहुत ज़्यादा रेपुटेशन अब एंजॉय कर रही हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक आपको टाटा कैपिटल, तो टाटा ग्रुप की एक ये फाइनेंस कंपनी का अम्ब्रेला है। टाटा कैपिटल के नीचे 3-4 फाइनेंस कंपनी, होम लोन, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस एक्सेट्रा, और इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है। इसी तरह से बजाज ग्रुप की पूना में जो है उनकी 2 कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज कैपिटल, तो उनकी भी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है। हीरो ग्रुप की कंपनी, L&T फाइनेंशियल सर्विसेज की, महिंद्रा की, तो इन सब की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ऐसी करीब 100 से 150 कंपनीज हैं जिनकी बहुत स्ट्रांग रेपुटेशन है, अनब्रेकेबल, और इनके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अच्छा है कि इनमें जॉब करना अपने आप में एक बड़ा प्राउड की बात है। तो दैट्स बेसिकली इट।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय जी का। वो जानना चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में चार्ज ऑफ क्या होता है। बैंकिंग सेक्टर में चार्ज चार्ज ऑफ जी। चार्ज हाउस चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ जी। चार्ज ऑफ CHARGEOF है। यस सर। चार्ज ऑफ तो मैंने कभी सुना नहीं ये शब्द, कोई कभी भी चार्ज ऑफ तो नहीं सुना। ये टर्मिनोलॉजी तो मेरी नॉलेज में नहीं आई आज तक कुछ। वापस अगर वो इसको डिलीवर मतलब करके तो आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको भेज दूंगा, आप उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन चार्ज ऑफ तो मैंने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी कभी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेहा जी जानना चाहती हैं कि अगर उन्हें गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक करना है तो कितने महीने की प्रिपरेशन लगेगी। ओके, देखिए अगेन ये कंपटीशन है। अब मैंने देखा है कि कंपटीशन एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई सिलेबस तो होता नहीं है। ओके, वो उसमें कुछ भी है, क्वांट का क्या सिलेबस होगा। तो हम लोगों को आदत होती है कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, सिक्स सेम तक एक फाइनाइट सिलेबस होता है और हम उसी सिलेबस में करके वो ग्रेड टॉपर बन जाते हैं, उसी सिलेबस से ही आता है। कॉम्पिटिशन्स में कोई सिलेबस नहीं होता, आप जितना वाइड पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। लेकिन अगर आपका आईक्यू कॉमन है जैसे हम और आप सभी होते हैं, तो 2 साल की प्रिपरेशन शुड बी गुड एनफ टू क्रैक ए सीरियस कंपटीशन लाइक SBI PO और RBI ग्रेड बी और IBPS PO, AAO ऑफ LIC एक्सेट्रा। 2 साल का हार्ड वर्क विल बी सफिशिएंट। सर नेहा जी का एक और क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो कम टाइम में अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंप्रूव कर सकें। हाँ, ये देखिए मेरा जो तीसरा मंत्र था वो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स इन दिस केस ए वुमन परफेक्ट। तो यहाँ पे ये आता है कि वही करत करत अभ्यास के प्लीज प्रैक्टिस। कभी भी ये मत सोचिए कि आपका आईक्यू और उनसे ज्यादा है और आप तो एक बार में चीज समझ जाते हैं। हम इस ट्रैप में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। जो भी आदमी पैदा होता है उस सबका आईक्यू एक ही होता है। ओके, सबका आईक्यू, मेरा आईक्यू, आपका आईक्यू, सबका एक है। हम उसे कैसे यूज करते हैं इससे फर्क होता है। बहुत से लोग हैं सुन रहे हैं लेकिन ध्यान उनका अलग है, आईक्यू उनका भी उतना है, लेकिन जब एंड में पूछेंगे सर ने क्या पढ़ाया था, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। इसका मतलब नहीं उनका आईक्यू लो था, इसका मतलब सिर्फ ये था कि उनकी अटेंशन नहीं थी बस वहां पे। तो आप अपनी अटेंशन से करिए इसको, तो 3 से 4 महीने में आप पॉइंट कर लेंगे, 4 से 5 महीने में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और फिर जनरल अवेयरनेस। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए नेहा जी, तो आप प्रीलिम्स पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स, मेंस, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं। तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा होना चाहिए, फिर मेन में कंप्यूटर नॉलेज आती है वो अच्छी होनी चाहिए, एसे राइटिंग भी होती है, प्लस आपकी अपीयरेंस, आपको अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना होगा, आपको मॉक इंटरव्यूज अपने करने होंगे, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको करना होगा। तो ये सब चीज़ों का एक पैकेज है जो 2 से ढाई साल लगता है जैसे करने में। और आप सब लोग अभी उस अच्छे एज ग्रुप में हैं जहाँ पे यू कैन अफोर्ड 2.5 years। और इससे भी बड़ी चीज़ एक मैं बताता हूँ, चूंकि आकांक्षा जी 1 मिनट और दे दीजिए मुझे। वो ये है कि ये जो जर्नी है कंपटीशन की, इट इज मच मोर एंजॉयबल देन द सक्सेस इन द कंपटीशन। क्योंकि ये जर्नी आपको एक बहुत फाइन ह्यूमन बीइंग बनाती है। मुझे पता है जब मैं SBI PO मेरा हुआ था, उससे पहले मेरा IAS प्रीलिम्स हो गया था और मैं मेन के लिए तैयारी कर रहा था। मेन मेरा नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने मेहनत की और जिसकी वजह से आई कुड बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, वो मुझे अब तक मेरे साथ है। वो तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप PO बन गए, 1 सेकेंड में आपकी खुशी चली जाएगी, जैसे लड्डू मुंह में गया वैसे ही खुशी बाहर चली गई। लेकिन जो आप सीखेंगे इस 2 साल में, जो आपका कॉमन सेंस इतना बड़ा होगा, वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। सर और क्वेश्चंस तो नहीं है चैट बॉक्स में, लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है आपके सेशन को। तो वंडरफुल कमेंट्स, पूरा चैट बॉक्स अच्छे कमेंट्स के साथ है कि आपका सेशन बहुत स्पेसिफिक था, क्लियर था। एवरीवन इज रियली हैप्पी। बहुत अमेजिंग सेशन था सर, थैंक यू। मैं थैंक यू दिवेश जी। मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और कभी भी मैं किसी काम आ सकूँ आपके डिपार्टमेंट के, और आपका जो इतना अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है लता मैम, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू। थैंक यू दिवेश जी। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। आगे भी हम इसी तरह की कैरियर टॉक लेकर के नेक्स्ट
वेडनेसडे को आपके साथ आएंगे, आप उसे सुने और अपने करियर को और ग्रोथ दें। साथ ही ये जो वीडियो है इसका, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, जब आप चाहें इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जितनी बार चाहें देख सुन सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस थिंग। थैंक यू।